गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप रह रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक फिनिश कर लिया है, हमारा लास्ट चल रहा है। कल मैंने आपको बहुत ही कम समय दिया था, इसके लिए सॉरी, लेकिन आज उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल मैंने बताया था आपको एसोसिएशन कि कैसे एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। और एसोसिएशन मैंने बताया था आपको कि एसोसिएशन जब होता है तो एक्चुअली में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे हैं। तो एसोसिएशन जब होता है तो उसमें मैंने कहा था कि आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है ना, एसोसिएशन। और उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे करके आपको समझाए थे और आपने वो समझा था। जैसे मैंने दिया था एसिटिक एसिड का कैसे कैसे डाइमराइज होता है, ठीक है, ट्राइमर कैसे होता है, और डाइमर ट्राइमर कैसे हम फार्मूला डेवलप करते हैं। और फाइनली हमने एक फार्मूला फाइंड आउट किया था कि जो वांडा फैक्टर होता है वो एक्चुअली में होता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड कैलकुलेटेड सीपी, ये होता है एक्चुअल में जो रियलिटी होती है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बाद आपने वांडा फैक्टर पढ़ा। अब हम दोनों को रिलेट करके फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे वांडा फैक्टर उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इसके पहले हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला था एलिवेशन पॉइंट का या फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का या ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो वो सही था। बट अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए फिर से हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं। पहला हमारा था क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला ये होता है, ठीक है ना, अपॉन पी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये इक्वल टू होता है आपका मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आई करना है, ये वांट ऑफ फैक्टर आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, आई आपका आई से जुड़ जाएगा। थर्ड आपका फार्मूला जो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से, ठीक है। फोर्थ आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था तो वो था आपका पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ओके। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। वेयर आई इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, जहाँ पर आई क्या है, एक वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले हैं। अच्छा, ये फार्मूले स्पेशली तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है ही, ठीक है ना, जो डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं। बट ये आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं जो आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आप आई की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि डिसोसिएशन क्या हो रहा है, 100% कुछ नहीं हो रहा है। तो आई की और जो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, अब ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या लेंगे, 1 के बराबर ले लेंगे और फिर आपका ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो फार्मूला है ये दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। अब इसी फार्मूले के बेस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये फाइनल इसी को पढ़ने के लिए हमको पहले ये पढ़ना पड़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया, ठीक है ना, ताकि आप समझ सकें। अगर आप पहले इसको पढ़ते तो बाद में इसको तो ये समझ में नहीं आता। अभी क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या है, ठीक है ना। पेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है ना, और ये सॉल्यूशन का है। यहाँ पे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जीटा, या फिर बी लिखते थे वहाँ पे फॉर्मूले में, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मोलैलिटी आई वांट ऑफ फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और आपको अलग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देकर आते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर
at a given temperature which of the following have maximum osmotic pressure. ठीक है, क्या क्या है आपका दिया है 1 मोल NaCl, सेकेंड है आपका 1 मोलर Na2SO4, ठीक है ना। सेकेंड है 1 मोल मोलिटी है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। इसके बारे में डिसोसिएशन जो भी होता है मैंने आपको बताया होगा, कैसे डिसोसिएट हो रहा है, उस वहाँ पर आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया आपने, ठीक है। तो आई की वैल्यू पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई = mRT × I, ठीक है। तो आई की वैल्यू देखिए, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और ये भी इक्वल दे दिया आपको। तो पाई किससे बस मतलब है, इसको आई से मतलब है, ठीक है ना। अब अगर आई की वैल्यू आएगी जिसके हिसाब से, उसी के हिसाब से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो NaCl के लिए आई की वैल्यू क्या थी, NaCl की आई की वैल्यू क्या थी, 1 से 2 हो रहा था, तो इसकी वैल्यू 2 थी, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। और Na2SO4 के लिए क्या थी, तो 2Na + 1 SO4 3 थी आई की वैल्यू। Al2SO4 के लिए 2L था प्लस SO4 का होल थ्राइस था, तो इसके लिए वैल्यू क्या थी आपकी 5 थी, ठीक है ना। क्यों, देखिए ऐसे Al2SO4 था आपका, और ये इस तरह से 100% डिसोसिएशन हो रहा था, तो 2Al 3+ था प्लस 3SO4, ठीक है, 3- ऐसे, तो 3 to 5, तो 5 है यहाँ पे आई की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू किसकी है, इसकी है, फिर इसकी और फिर इसकी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा आपका आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो किसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, ज़्यादा होगा इसका। तो अगर हम इसको कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस इज ग्रेटर देन Na2SO4, उसके बाद NaCl। सबका जो ये मोलर था 1 मोल ये सेम था, ठीक है ना, लेकिन क्या था, आई की वैल्यू में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अभी आप इस पे के आई की बेसिस पे भी नहीं कह सकते आप, अगर यहाँ पे कुछ और दिया होगा तो आई के बेस पे भी आप नहीं कह पाएंगे कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरह का, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें आप समझना है कि इसके पास ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें दिया है आपको NaCl, ठीक है, 1 मोल, Na, अब यूरिया NH2CO और लास्ट ये है 1M आपका C6H5COOH बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये आपका एक हो गया, ये हो गया, और ये बेंजोइक एसिड सबका दे दिया है। अब बताया इन विच, या फिर आप कह सकते हैं अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑस्मोटिक प्रेशर करिए, तो ठीक है। देखिए NaCl का पाई = होता है आपका
MRTI, ठीक है। तो 1m ये भी कांस्टेंट है आपका, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो आप पाई किस पे डिपेंड करेगा? आपके आई की वैल्यू पे, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं NaCl के लिए क्या होता है आई की वैल्यू। NaCl मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, जो भी आ रही थी आई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2, ठीक है। NH2CO NH2, ठीक है ना। तो NH2CO NH2 के लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 आएगी। C6H5COOH, तो ये क्या हो रहा था आपका, डाइमराइज हो जा रहा था, ठीक है ना। ये डाइमराइज हो जा रहा था और इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, हाफ हो जा रही थी, जिसके लिए आई की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो अब देखिए किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो NaCl की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। NaCl की जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक। तो क्या हो रहा है इसमें, आप ये देख सकते हैं कि दो जगह एसोसिएशन हो रहा है, एक जगह डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए इन सबकी वैल्यू कम हो जा रही है इन दोनों की, और इसकी ज़्यादा है। तो अगर हमको ऑर्डर दिखाना हो तो यहाँ पे डिपेंड करता है, तो आई किसका ज़्यादा हो गया आपका, आई जो है NaCl का मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर दिखाना हो तो सबसे पहले आप दिखाएंगे C6H5COOH इज लेस देन NH2CO NH2 इज लेस देन NaCl, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर एक, किसके बेसिस पे, आई, ठीक है। इस ये समझ में आ रहा है आपको, 1m करके दिया हुआ है। R जो होता है वो सबके लिए कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट दे दिया है। अगर टेम्परेचर नहीं भी दिया, आपको केवल बस पूछा है तो समझ लीजिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्वेश्चन हम लेट कर दे रहे हैं, अगर नहीं भी दिया तो आप उसको लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि अगर उसको अलग अलग टेम्परेचर पे पूछना रहेगा तो आपको दे देगा कि हाँ इस तरह से टेम्परेचर है और आप बताइए उसको, ठीक है ना। तो ये दोनों मोल के बेसिस पे थे, आई के टोटली आई पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आई पे डिपेंड कर रहा था कि आई जिसका जितना ज़्यादा होगा उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सबसे ज़्यादा है, अमोनिया से भी और जो है आपका बेंजोइक एसिड से भी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेंजोइक एसिड टाइप के, वो क्या होते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी वो बेंजीन सोल्यूशन में आप रखते हैं तो डाइमराइज हो जाते हैं, तो ये भी डाइमराइज हो गया और ये भी डाइमराइज हो गया, ठीक है। इसके 2 मोल से 1 हो गया और इसके 1 मोल थे तो ये हाफ हो गया, ठीक। देखिए अब एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से केवल आई के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि कोई किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, 1% यूरिया सॉल्यूशन NH2CO NH2, ओके। 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपका है NaCl, और 1% आपका है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये आपका दिया हुआ है डाटा, 1%, 1%, 1%, ठीक है। अब देखिए 1% दिया हुआ है, इसकी मोलरिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 1% दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम निकालेंगे अलग अलग से, हमको आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे उसी की बेसिस पे हम बता पाएंगे कि किस तरह से इसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है ना। तो देखिए NaCl के लिए देख लीजिए पहले आप, यूरिया पाई इज इक्वल टू MRT, और इस यूरिया के लिए अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मास अपर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। तो ये जान लीजिए कि जो चीज़ें हैं ये वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है ना।
और टेम्परेचर सबका इक्वल है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी इक्वल है। तो दो चीज़ें यहाँ पे है, आर आपका कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, क्या क्या बच रहा है, एम और आई, ठीक है ना, एम और आई बच रहा है। तो पाई यूरिया नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास पर मोलर मास। तो 1% यूरिया, इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 1 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपान यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, ठीक ना। अब ये 100 में था, तो इसको हम अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, किसमें, केजी में हो जाएगा, ठीक है ना। आई की वैल्यू कितनी है आपकी, इसके लिए यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, हमने फाइंड आउट किया था 1 थी आई की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको ये हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर जो 1/10, इसको करेंगे तो 10 6 जा 60, तो आपका आ गया 1/6, ये आ गया 1/6, ठीक। अब यही चीज़ें देखते हैं NaCl के लिए, तो क्या हो जाएगा, आपको एम आई ही मेजर करना है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास 1% दिया हुआ है, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, तो 35.5 और सोडियम का होता है 23, 58.5 हो गया अपान 0.1 कह लीजिए आप, या फिर यही 100 अपान 1000 कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक, डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको अगर डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा आपका 5.1 अपान 5.85 आ जाएगा, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी है इसकी, सॉरी आई की वैल्यू अभी यहाँ मैंने दिया, आई की वैल्यू इसकी कितनी आई थी आपकी NaCl की 2 है, तो यहाँ से इसको डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो क्या वैल्यू आ गई 1/2.925, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। किसकी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर देना है इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कहा नहीं, लेकिन आपको ऑर्डर देना है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। थर्ड जो है आपका Na2SO4, इसका देखिए, तो ये भी 1% दिया हुआ है, Na2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा आपका Na2SO4, तो इसका हम काउंट करेंगे तो आपको 142 के लगभग मिलेगा, ठीक है ना। Na2SO4 का देख लेते हैं, तो Na2SO4 का क्या हो जाएगा आपका 23 गुना 46 हो जाएगा, ये 46 32 और 16 4 जा 64, 6 2 8 4 12 कैरी 1 4 1 5 3 8 6 14, ये 142 आ जाएगा, तो ये 1/142, ठीक है। अपॉन 100 अपॉन 1000, ये आपका कट गया, इससे बच्चे यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है इसकी Na2SO4 की आई की वैल्यू 3 आएगी, इसकी आई की वैल्यू, ठीक है ना, 3 आएगी। तो देखिए 3 की वैल्यू आएगी, तो क्या करेंगे हम, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.2, ठीक है ना, आपका आ जाएगा 1/14.2 इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 2 3 7 जा 21, ये कुछ करके इतना से आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 1/4.73 समथिंग, ठीक। तो अब देखिए इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा, आई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर,
ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनली भी दिखा सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू दिस दिखा सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू दिस दिखा सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू दिस दिखा सकते हैं, दिस, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वही आपका कॉन्स्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे आप दोनों तरह समझ सकते हैं। तो आपको बस देखना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कितना आ रहा है, यहाँ पे 1/6। तो फ्रैक्शन में आप जानते हैं कि डिनोमीटर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा किसका है, ये इसका है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। इससे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, इसका 1/4, और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, इसकी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो डिनोमीटर है सबसे छोटा है। तो ऑर्डर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, पाई NaCl इज ग्रेटर देन पाई, कौन सा है ये आपका Na2SO4, ठीक है ना, Na2SO4, एंड इस सबसे कम किसका है आपका, यूरिया का, यूरिया NH2CONH2, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से क्या पता चला आपको, यहाँ से ये पता चला कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ I we can decide that which have more osmotic pressure. Okay, you should think that whatever are given, what are the concept of question concept क्या बता पूछ रहा है, किस तरह से concept है, क्वेश्चन क्या है उसका, ठीक है। तो दो चीज़ें हुई यहाँ पे, एक हमने देखा कि आई पे कैसे डिपेंड करता है, और आई के अलावा भी कुछ ऐसे एग्जांपल देखे जिन पे आई पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ और चीज़ों पर भी डिपेंड करती है, जैसे 1% दे दिया गया, तो आपको अगर MRT में MRT तीनों इक्वल हैं तो ठीक है, आई पे डिपेंड करेगा। लेकिन MRT में जैसे देखिए पाई इज इक्वल टू इसका MRT फार्मूला होता है, ठीक है ना, आई, तो सब टी मैक्स सेम हो गया आपका, आर तो सबका सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे और आई भी अगर सेम हो गया तो यहाँ पे एम फैक्टर है एक, ठीक है ना, एम भी एक फैक्टर है, अगर ये डिफर करेगा तो भी वैल्यू क्या हो, डिफर हो जाएगी, ठीक है। और अगर तीनों अगर एक हैं, इसकी वैल्यू डिफर करेगी तो हो जाएगी। तो पहले दो एग्जाम्पल में हमने ये देखा, थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरह से इन सब चीज़ों की ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से भी ये वैल्यू डिफर कर रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, आई की वैल्यू तो इसकी ज़्यादा थी, Na2SO4 की आई की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था उतना नहीं आया, ठीक है ना, इसकी आई की वैल्यू ज़्यादा थी, जबकि आपके NaCl और इसकी वैल्यू 2 थी, तो सबसे 2 इसकी वैल्यू थी वो कम आ गई, सबसे कम आया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा आया, ठीक है। तो ये हम आई के बेसिस पे नहीं कह सकते कि इसका वांटर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, ठीक। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स के तो आपको कुछ ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आज एक वीडियो और आपको चाहिए होगा इसको कंप्लीट करने के लिए, आई थिंक, ठीक है ना, तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस NCERT क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। आप जो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको NCERT क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दूंगा, और ये NCERT के ही हैं, काफ़ी रिलेटेड, मैंने वहाँ से इसको टच किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। a 2 molar NaCl solution, a 2 molar NaCl solution in water has elevation in boiling point, elevation in boiling point of 1.88 Kelvin, ठीक है। इफ Kb फॉर वाटर, ठीक है, Kb फॉर वाटर इज 0.52 Kelvin kg पर मोल, ठीक है। क्या कहते हैं, 2 molar NaCl सॉल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है आपको, और Kb दे दिया आपको यहाँ पे, इफ Kb फॉर वाटर इज दिस, ठीक है ना। तो क्या करना है, कैलकुलेट I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर NaCl। NaCl की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करिए, ठीक है ना। और क्या, I। ठीक, तो पहले हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि I का वैल्यू होता है क्या, डिसोसिएट करके इसको देख लेते हैं। तो NaCl जो होता है हमारा, ये डिसोसिएशन शो करेगा 100% डिसोसिएशन मानेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप 100% डिसोसिएशन ही मानेंगे कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ये होगा तो आपका Na प्लस और Cl माइनस में होगा। अगर इनिशियल वैल्यू इसकी हम लेते हैं 1 मोल, तो ये 0 होगा। और अगर ये अल्फ़ा डिसोसिएशन इसका अल्फ़ा हो रहा है, इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना हो, 1 से 0 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा, ठीक है। तो I की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपान 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ से एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस अल्फ़ा, ये आपका आ गया I की वैल्यू, ठीक है ना। ये आपके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे क्या हो रहा है, आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फार्मूला क्या है आपका, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई M इंटू I, ठीक है। तो डेल्टा TB तो आपका दिया हुआ है 1.88 दिया हुआ है, KB की वैल्यू आपकी दी हुई है 0.52, ठीक है। ये 2 मोलल दिया हुआ है, और I की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा डिसोसिएशन क्या हो रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। और 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन इन विच इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 188 केल्विन इफ KB ऑफ फॉर वाटर 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। कैलकुलेट I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर NaCl, ठीक है ना। तब यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.52 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 1.88 अपॉन 0.52 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको हम कट कर सकते हैं, यहाँ से कर दीजिए 2 9 18, 2 4 8, ठीक है। तो 52 यहाँ आएगा तो 2 से कम आएगा आपका, और डिवाइड करेंगे आप तो आपकी वैल्यू 1.8 के लगभग आ जाएगी, ठीक है ना। I की वैल्यू कितनी आ गई 1.8, 1 फैक्टर। अब क्या हमारा वहाँ पे आया था, I की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा भी निकालना है आपको, अल्फ़ा भी तो फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे I माइनस 1, ठीक है। तो 1.8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 0.8, एक आपका आ गया। इसका मतलब जो है डिसोसिएशन आपका 80% है, ठीक है ना। 80% डिसोसिएशन हो रहा है आपका, ये आपका आ गया, ठीक है। ये 80। अब यही सब जो भी क्वेश्चन होंगे किसी भी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, NCERT से, GSP से, इसी के इर्द गिर्द वो घूमेंगे। आपको यही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट रहेंगी, बस आपको समझना होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमको फाइंड करना है, और फिर उसी के बेसिस पर आप लिख लेंगे। फार्मूले आपको याद रहेंगे, जैसे आपने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया तो आपको यहाँ पे पता है कि डेल्टा TB गिवन है, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद KB ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 मोललिटी हुई है, और I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वांट ऑफ फैक्टर आप यहाँ से फाइंड आउट कर लिया आपने, ठीक है। तो I की वैल्यू आ गई आपकी, I फाइंड आउट करना था आपको। तो I की वैल्यू क्या हो गई आपके, I की वैल्यू 1.8, और अल्फ़ा की वैल्यू कितने आ गई 80% डिसोसिएट हो रहा है, ये दोनों की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बस फार्मूले को ध्यान देना है। फार्मूला अगर आपको दिमाग में रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सबको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और का सॉल्व कर लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन, एक वीडियो और हमको आपको देंगे इस क्वेश्चंस के लिए ही, क्योंकि उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और कुछ रिवाइज भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5।
ठीक है। m/10 सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस तरह से लिखा जाता है इसको, इस 50%, डिसोसिएशन कितना दिया है आपका 50%, इस तरह से दे दिया 50% डिसोसिएटेड at 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस, ये दे दिया आपका, डिसोसिएशन इतना है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, T हो जाएगा आपका 227 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 कैलविन, ठीक है। ये आपका दे दिया है m/10, तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है। और अल्फा दिया है 50% डिसोसिएशन, तो 50% तो लिखेंगे नहीं, क्या हो जाएगा आपका 0.5, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू mRT मल्टीप्लाई बाई I, ये होता है। तो आपको m की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है, और I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर आपका K4FeCN6 है, ये डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, तो किस का बनेगा 4K प्लस बन रहा था आपका, ठीक है, प्लस एक बन रहा था आपका FeCN6 4 माइनस, ठीक है। तो अगर 1 इनिशियली लेते हैं तो ये 1 होगा 0 0, ठीक है। अगर अल्फा डिसोसिएट हो रहा है इक्विलिब्रियम में, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका 4 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपान 1, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डिसोसिएशन कितना हो रहा है अल्फा का 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको दिखा नहीं, तो मैंने कहा कि ये डिसोसिएट जब होगा तो इस तरह से 4K प्लस FeCN6 में होगा, इनिशियल वैल्यू 1 है तो ये 0 0 होगा, और डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा ये डिसोसिएट होने के बाद, और ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा और 1 अल्फा, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ से ये निकालेंगे। अब अल्फा कितना % आपका डिसोसिएट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 4 अल्फा होगा ना, ये 4 अल्फा है तो 4 अल्फा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 0.5, ठीक। तो अल्फा आपका दिया था 50% डिसोसिएट हो रहा है, क्वेश्चन में दिया होगा कि 50% डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसको हमने 0.5 कर दिया, तो यहाँ से आपका जाएगा 1 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे देख लीजिए कितनी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, है ना, 3 आएगी ना यहाँ पे 1 + 2 3। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं हम, फाई इज इक्वल टू, तो हो जाएगा आपका 1/10 मल्टीप्लाई बाई 0.0821, ये होता है इंटू 300 कैलविन टेम्परेचर है, प्लस ये मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1 0 से 1 0 हम कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 90, ठीक है, ये हो जाएगा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 8 = 72, x 73 कैरी 7, 9 0 0 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा, और 1 2 3 4 पे आप डेसिमल लगाएंगे तो आपका 1 2 3 4 7, तो आपका आ जाएगा 7.389 ATM, ये आपका आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इतना आ गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, फार्मूला देखा
और फार्मूले हमने देखा क्या क्या हमको गिवन है। तो ये तो आपको फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है हमारा m/10, तो मैंने कहा था m/10 डाइमर ट्राइमर करके, सॉरी डाइमर ट्राइमर तो नहीं, कुछ दूसरी तरह से मैंने बताया था, याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से होता है। m/10 है तो आपको 1/10 मानना पड़ेगा, अगर m/100 तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमोल, डेसीमोल, इस तरह से मैंने बताया था आपको। तो ये आपका, और आई की वैल्यू कहाँ से निकाला हमने? आई की वैल्यू देखें कितना डिसोसिएशन हो रहा है, किस तरह से। इसने कहा 50% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली इस तरह से, इस रिएक्शन को बना करके, और आपका ये फाइनली आ गया। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस इस तरह से ही एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपको मैंने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का एक भी नहीं बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एबनॉर्मल या एसोसिएशन का मैंने नहीं बताया आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन के कुछ क्वेश्चंस और आपके एबनॉर्मल मोलर मास के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, और आप रिवाइज करेंगे। आप एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करिए, और भी साइड बुक से सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मोर प्रैक्टिस, लेस कन्फ्यूजन। थैंक यू सो मच।